हे गाइज, तो मैं आप सभी का भाई गोलू पुनः इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ने वाला हूं केमिस्ट्री के पुनः वीडियो। मतलब आज से जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। हमने इससे पहले जो था इंट्रो पार्ट दिया था, फिर हमने एलिमेंट के बारे में बताया था। लेकिन रियल में जो कंपटीशन लेवल में हो या आप क्लास 9th में हो, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास 9th की बात करें तो चैप्टर का नाम हो जाएगा पदार्थ। यदि आप हाई लेवल की बात करें यानी किसी भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से बहुत ही वेटेज रहता है क्वेश्चंस को, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए हमने उसके लिए लिखा छोटा पैक बड़ा धमाका, यानी चैप्टर का नाम हुआ छोटा पैक बड़ा धमाका या पदार्थ। यानी चैप्टर तो है छोटा, लेकिन इसका जो वेटेज है, मतलब जो एग्जाम में किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम हो या क्लास 9th में भी, क्लास 9th के लिए भी ये सफिशियंट है। अगर ज़्यादा देर बात करें तो किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चंस यानी इस चैप्टर से बहुत ही अधिक आते हैं। इस कारण से लिखा गया छोटा पैक परंतु बड़ा धमाका। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, यानी छोटा पैक बड़ा धमाका चैप्टर का नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम जान लें कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ होता क्या है यानी सब्सटेंस होता क्या है। तो दुनिया की कोई भी चीजें आपको जो दिखाई देता है, दुनिया की कोई भी चीजें जो आपको दिखाई देता है और जिसमें कुछ वजन हो, भार हो और जो स्थान यानी स्पेस क्या करे, ऑक्युपाइड करे यानी ग्रहण करे, तो आप उसको मतलब आप उसे बोल सकते हैं कि वो पदार्थ है। यानी दुनिया की कोई भी सारी चीजें क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। पानी, जल, ईंटा, मकान, हर चीज कितना है, सब, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते हैं, सब के सब क्या है, पदार्थ है। फिर हमने कहा कि पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब हम कहें कि पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। वो कैसे किया गया है, कितने तरीके से किए गए हैं, किस किस आधार पर किए गए हैं, मतलब कौन सी आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम पहली बात कर ले तो पदार्थ का जो है दो भागों, मतलब वर्गीकरण दो भागों में, दो आधार पर किया गया है। एक भौतिक आधार लिया गया और एक रासायनिक आधार लिया गया। यदि हम बात करें तो भौतिक वर्गीकरण मतलब पदार्थों का वर्गीकरण एक भौतिक आधार पर है, रासायनिक आधार पर भौतिक आधार पर भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक आधार पर रासायनिक वर्गीकरण। अगर भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो वह मतलब भौतिक वर्गीकरण मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर इसका जो है भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। यानी अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। वो पदार्थ है क्या क्या, तो पहला है ठोस, द्रव यानी लिक्विड एंड थर्ड यानी तीसरा गैस। यानी ये भौतिक अवस्था का वर्गीकरण है, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और अपने अपने कॉपी में नोट्स इसे जरूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही कारगर चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही वेटेज है इस चैप्टर का। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, हम जैसे बोल रहे हो उस प्रकार से आप नोट्स जरूर बनाएं। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बनाकर पढ़िएगा, तब जाकर आप लोग आगे कुछ कर पाइएगा। और साइंस कहता है कि हमें समझो, इसलिए आप भी समझिए साइंस को। तो हमने कहा भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में ठोस, द्रव और गैस। बोले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करें ये ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, तो ठोस की बात करें तो इसके देखिए जो पार्टिकल्स है यानी कण है वह बहुत ही घन है, नजदीक है। और अगर द्रव की बात करें यानी लिक्विड की बात करें तो इसकी जो पार्टिकल्स है यानी कण है वह उससे मतलब ठोस से थोड़ा सा मतलब छेहर है, हटा है। अगर गैस की बात करें तो इसका जो पार्टिकल्स है यानी कण है वह सबसे बड़ा है, मतलब इसका जो पार्टिकल्स है वह मतलब कि घना नहीं होता है। मतलब देखिए कहीं यहाँ पार्टिकल्स है, कहीं यहाँ है, मतलब स्पेस देखिए ये कितना स्पेस घिरा है, ये उससे कम, ये सबसे अधिक स्पेस
इसमें जो पार्टिकल्स है ये सबसे अधिक घिरा हुआ है, स्पेस जगह घिरा हुआ है। उससे कम फिर इसमें है स्पेस घिरा हुआ है, फिर इससे उससे कम इसमें है स्पेस घिरा हुआ। अगर बात करें यानी इसमें एकदम घना घना पार्टिकल्स है, इसमें थोड़ा सा मतलब उससे कम घना है और सबसे कम घना ये। मतलब आप इस तरीके से इस नजरिए से देख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस को। अगर हम बात करें ठोस, तो ठोस क्या होता है, तो ठोस की बात कर ले कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब आकार भी निश्चित होते हैं और आयतन भी निश्चित होते हैं। आयतन का मतलब है मतलब जितना स्थान को वो ग्रहण करेगा। अगर हम बात कर ले कि ठोस, जैसे ईंट अगर मकान बनता है तो ईंट से बनता है, तो उसका जो आकार है वह स्पेस पूरा एकदम निश्चित होता है आकार, और आकार यानी कि निश्चित होता है। फिर उसकी बात करें आयतन, तो वह जो जगह घेरता है वह मतलब सही जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो ईंट है वह इतना जगह घेर लेता है, कोनो इतना, मतलब स्पेस दोनों क्या करता है, आकार भी और आयतन भी दोनों के क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर हम किसी भी अगर टेबल का ही बात कर ले तो वो भी एक मतलब जो लकड़ी से बना हुआ टेबल है वो भी एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, तो उसको भी आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। अगर बात कर ले ईंट है, पत्थर है, कोयला है, तो ये ठोस का उदाहरण हो गया। अगर हम बात करें द्रव, तो द्रव क्या होता है, तो इसका तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे हम बात कर ले पानी, यानी लिक्विड क्या है, पानी है, इसको जिस बर्तन में रखिएगा पानी को, उसमें मतलब जिस बर्तन में रखिएगा उसका आकार ले लेगा, तो इसका कोई आकार हुआ नहीं, ना हुआ, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है। अगर आयतन की बात करें, इसका आयतन की बात करें तो आयतन मतलब जगह बदल, आयतन जो है निश्चित रहता है। ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी है, कितना है, 1 लीटर पानी है, अगर दूसरा बर्तन में रख देंगे तो वह 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। मतलब आयतन निश्चित रहेगा, क्या रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन क्या अनिश्चित रहेगा, आकार अनिश्चित रहता है। किसमें, इस द्रव में यानी लिक्विड में। लिक्विड का जो उदाहरण दिया हमने कहा पानी, दूध, तेल, ये सब किसका उदाहरण है, लिक्विड का उदाहरण है। हमने कहा गैस, इसका आकार भी अनिश्चित होते हैं और इसका आयतन भी अनिश्चित होते हैं। मतलब कि इसका न ही आकार आप समझ सकते हैं, न ही आयतन समझ सकते हैं। गैस का कभी आकार देखे हैं, कभी आयतन देखे हैं कि मतलब इसका ना आकार होता है ना आयतन होता है, मतलब इसको ना आकार ना आयतन दोनों में कोई नहीं होता है। तो मतलब ये जो है गैस का उदाहरण क्या हो गया, मार्स गैस हो गया। मार्स गैस हो गया, आपको जो कोयला से जो गैस निकालते, कोल गैस आप बोल सकते हैं, कोल गैस, कौन सी गैस, कोल गैस, कोल गैस, कौन सी गैस, कोल गैस, तो ये है कोल गैस। ये हो गया गैस का एग्जाम्पल। न इसका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, याद रखें, ये सिंपल सी बात है, तो आप लोग इसे समझे और याद रखें। अगर हम बात करें रासायनिक अवस्था के आधार पर, किस अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मूलतः रूप से 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, या इसी को मिश्रण बोला जाता है। मिश्रण बोले तब मिक्सचर और शुद्ध पदार्थ बोले तब प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें कि शुद्ध पदार्थ को भी कई वर्गों में बांटा गया है, मतलब कई भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। मतलब शुद्ध पदार्थ को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। फिर हमने कहा तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है, धातु, उपधातु, अधातु। फिर हमने कहा सेकंड जो है मतलब शुद्ध पदार्थ, वो 2 प्रकार के हो गए, मतलब 2 भागों में इसको बांट दिया गया, तत्व और यौगिक। यौगिक भी 2 प्रकार के हो गए, कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। आगे बात कर ले मिश्रण, क्या मिश्रण, तो मिश्रण भी ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यानी ये भी कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। अगर हम बात करें इन सभी की, तो आप समझे कि ये शुद्ध पदार्थ तत्व कैसे है। तत्व कहने का मतलब वह अकेले हो, अकेले रहे तब तत्व रहेगा, मतलब वह क्या
ये इतना छोटा होता है कि आप इसको फिर पुनः तोड़ नहीं सकते हैं। यह अकेला होता है। क्या होता है? ये छोटा पार्टिकल्स है और ये अकेला होता है। क्या होता है? अकेला होता है। तो आप तत्व क्या होता है? अकेला होता है। फिर हमने कहा कि यौगिक, तो यौगिक जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को जब निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, हमने अनिश्चित नहीं कहा, निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, तो यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण हो जाता है। यदि हम बात करें या मतलब आगे और पढ़ेंगे और विस्तार से, अभी इसका जो अब एक वीडियो में थोड़ा हम कवर करने के काम किए हैं, तो इसको और भी वीडियो में पढ़ा जाएगा अगला वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर समझे जो समझा रहे हैं उसको। अगर हम बात करें तो यौगिक तो कार्बनिक और अकार्बनिक हो गए। फिर हमने कहा मिश्रण है, समांगी और विसमांगी हो गए। तो समांगी मिश्रण क्या है? तो वैसी मिश्रण। अच्छा, अगर हम पहले बात कर ले कि मिश्रण क्या है, मिक्सचर क्या है, तो यह भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो क्या चीज का निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। और वो भी समान भागों में नहीं, किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो वो मिश्रण का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आप एक निश्चित अनुपात में किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण हो जाता है। यदि हम बात करें तो मिक्सचर ये दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मतलब मिश्रण पहला होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहने का मतलब, मान लीजिए कि हम आप में समा गए, सीधा सी मतलब कि समांगी मिश्रण क्या है? वैसी मिश्रण जो एक दूसरे में समा जाए, यानी वैसी मिश्रण जो एक दूसरे में समा जाए। जैसे हम चीनी और पानी की बात करें, किसकी बात करें? चीनी और पानी की बात करें, तो यह भी एक मिश्रण है। अगर चीनी और पानी मिला देंगे एक जगह तो ऐसा नहीं न होता है कि यदि हम चीनी और पानी के मिला देंगे तो ऐसा नहीं न होता है कि एक मरतबे पीते हैं अच्छा से मिला देने के, एक मरतबे हम चीनी और पानी को मिश्रण यानी घोल के पीते हैं तो एक मरतबे एक जगह अधिक मीठ लगता है, एक जगह कम मीठ, ऐसा ही नहीं न होता है। तो मतलब समान मीठ रहता है, दोनों के बराबर मीठ रहता है, इस कारण से वो समांगी मिश्रण हो गए। चीनी और पानी के मिश्रण, नमक और पानी के मिश्रण, जैसे आदमी दारू पीता है और पानी, आप बोल सकते हैं अल्कोहल और पानी का मिश्रण भी क्या है? समांगी मिश्रण है। और विसमांगी मिश्रण की बात कर ले, कौन सी मिश्रण? विसमांगी मिश्रण की बात कर ले तो कहता है कि वैसी मिश्रण जो एक दूसरे में ना समाये, क्या हो? ना समाये, सीधा सी मतलब एक दूसरे में नहीं समाये। जैसे बालू यानी कि रेत और पानी, रेत और पानी एक जगह मिला देंगे तो क्या वह मिल जाएगा? कभी आप देखे हैं कि रेत और पानी एक जगह मिल जाए? उधर रेत नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर मतलब हिलकोरा मारता रहता है। मतलब आप लोग नदी किनारे जाते होइएगा तो क्या करता है? रेत पूरा एक मरतबे आता है, वो कभी मिट्टी के साथ पानी के साथ अच्छा से मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है। तो आप रेत और पानी का मिश्रण भी ये विसमांगी मिश्रण है। मतलब इसी प्रकार से जैसे हम मान ली कि बड़ा बड़ा बालू धो देते हैं, बालू अब पानी धो देते हैं तो बालू अंदर बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या है? विसमांगी मिश्रण। जैसे अगर तेल की बात कर ले और पानी की बात कर ले, तेल और पानी एक जगह मिक्स होगा? नहीं होगा, तेल ऊपर छताने लगता है, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। आई होप इससे समझ गए होंगे आप लोग। फिर चलते आगे। अगर हम बात कर ले धातु, उपधातु, अधातु, हमने कहा तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है, धातु, उपधातु, अधातु। तो धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इसको एक चैप्टर बनाया गया है धातु, अधातु, उपधातु का। लेकिन आप लोग ये उपधातु है बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। और एक सीधा सी मतलब समझ सकते हैं, अगर धातु की बात करें तो जिसके लास्ट में म आएगा ना, आप समझ सकते हैं कि वो धातु है। अगर छोटे सी बात करें तो मतलब अभी तक चैप्टर ही इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इसको धातु की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जिसके लास्ट में म आएगा वो क्या होगा? धातु होगा। जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मतलब जिसके लास्ट में म आता है लगभग सब धातु। आयरन हो गया, उसको लैटिन में लिखा जाता है फेरम, तो लास्ट में म आया ना, यम आया ना, इस कारण से वो क्या है? तो धातु है। और उप धातु के एक ट्री के माध्यम से, अभी ट्रिक देंगे समझ में आ जाएगा। और अधातु जो ट्री के फॉलो ना करे, लगभग में बोल सकते हैं अप्रोक्स में, कि यदि लास्ट में म नहीं आएगा और उप धातु एक ट्रिक देंगे उस माध्यम से याद हो जाएगा, तो जो बच जाएगा सो अधातु होगा।
यदि हम बात करें तो ये यौगिक हमने पहले बता दिया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, इसको भी एक चैप्टर से विस्तार से दिया गया है। तो अभी हड़बड़ा नहीं, इसको इंट्रो पार्ट है, इसको मतलब एक इंट्रो भी समझ सकते हैं और छोटा पैक बड़ा धमाका भी, इसमें बहुत सारे चैप्टर है, मतलब अलग अलग चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ये अलग चैप्टर पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर की बात करें छोटा पैक बड़ा धमाका में, तो भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक वर्गीकरण पढ़ लेंगे अच्छे से और इसमें हो जाएगा बात खत्म। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे धातु, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। यदि हम बात कर ले तो भौतिक अवस्था कितने प्रकार के, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। हमने कहा ठोस, द्रव और गैस। इस सामान्य रूप से है, लेकिन इसके अलावा भी सो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी बताते हैं कि और भी भौतिक अवस्था तो इस सामान्य रूप से होगा ठोस, द्रव और गैस। ये 2 ऐसे भी और इंपोर्टेंट होते हैं, मतलब कि इसका जो वर्गीकरण अन्य अवस्था होता है, इसका भौतिक अवस्था नहीं, इसके छोड़ करके अन्य अवस्था, तो हम उसको बताते हैं। इसको जब तक आप स्क्रीनशॉट मारिए, आई होप आप लोग मार लिए होइएगा। तो यदि हम बात करें, इसको हम मिटा देते हैं और फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि हमने तो पहले देख लिया कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम बात कर ले तो इन तीनों अवस्था के अलावा भी एक चौथी अवस्था होती है और एक 5वीं अवस्था होती है। तो जो चौथी अवस्था होती है पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है, जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। यानी पदार्थ की चौथी, कौन सी? चौथी अवस्था पदार्थ की, यानी सामान्य रूप से 3 अवस्था, अगर चौथी अवस्था की बात करें तो वो कौन हो जाएगा? प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ये हो जाएगा प्लाज्मा। मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। तब भाई ये प्लाज्मा होता क्या है? एकदम मतलब साधारण सी भाषा में समझ सकते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था वो प्लाज्मा कहलाती है, लेकिन प्लाज्मा होती क्या है? आप समझ सकते हैं कि इसका भी आकार और आयतन कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि हम खेखार को फेंकते हैं, तो जहाँ फेंकेंगे ना वही जगह चिपक के रह जाएगा, तो वो एक प्लाज्मा टाइप का, मतलब जैसे खेखार है और प्लाज्मा दोनों ही समान होता है। मतलब प्लाज्मा और खेखार दोनों ही, मतलब कहने में कितना बदल लगता है, लेकिन ये खेखार की तरह होता है प्लाज्मा। मतलब हिलता जुलता न रहेगा, मतलब ये खेखार की तरह होता है। और सूर्य, ये क्वेश्चन बहुत ही भी आई है कंपटीशन लेवल के लिए, और यदि आप हम पर विश्वास करते हैं तो आप अगर हम पर विश्वास करते हैं तो इतना तो जरूर करा देंगे कि कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन को नहीं छूटने देंगे। या तो क्लास 9 के लिए, क्लास 9 में तो इतना हाई लेवल में नहीं जाता है, लेकिन हम बता दें जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कि प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के कारण ही, किसके कारण? इसके, ये प्लाज्मा के कारण ही, हम बता दें आपको कि ये प्लाज्मा के कारण ही सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य हो गया या तारा हो गया। तारो मतलब तारा का समतारो, मतलब सूर्य हो गया, तारो हो गया। इसकी जो उष्मा होती है, ये दोनों की जो उष्मा होती है, ये किसके कारण होती है? ये दोनों की जो सूर्य और तारों की जो उष्मा होती है वह प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखें। अगर हम बात करें, एक और अवस्था होती है 3 अवस्था को छोड़कर, क्या करके? 3 अवस्था को छोड़ करके एक और अवस्था होती है। वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो होता है BEC, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी BEC। कौन सी अवस्था होगा? BEC। B
मतलब ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ये पदार्थ की पांचवा अवस्था, पदार्थ की पांचवी पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, कौन सी अवस्था, पांचवी अवस्था। ये भी बहुत ही वीवीआई है, कंपटीशन लेवल में बार बार पूछा जाता है इसको। तो यदि हम बात करें तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, तो वो होता है BEC। क्या बोला हमने, BEC। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पांचवी अवस्था है, और इसको फुल फॉर्म होता है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद रखें। तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अगर हम बात करें आगे, तो ये मिटा दे रहे हैं, फिर बताते हैं। हमने कहा रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को वर्गीकरण किए थे। क्या था, एगो शुद्ध था, एगो अशुद्ध था ना। तो शुद्ध में था एगो तत्व था, एगो यौगिक था। तो हम यदि तत्व की बात करें, किसकी बात करें, शुद्ध में दो प्रकार के था, यानी शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ में दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के, दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। कौन सा, तत्व और यौगिक। यदि हम तत्व की बात कर ले, किसकी बात कर ले, तत्व की, तो वो भी तीन प्रकार के, धातु, उपधातु और अधातु। इसका चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि फिलहाल हम उपधातु बता देते हैं। ये बहुत ही पूछा जाता है और वीवीआई भी है। उपधातु एक ट्रिक देते हैं, क्या ट्रिक है सुनिएगा, और उपधातु को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वो है, देखिए ट्रिक क्या है, सीता, क्या, सीता, गीता, सीता गीता, विनीता, सीता गीता विनीता, सबको, टेनिस, सबको टेनिस, पोलो, सबको टेनिस पोलो आता, सबको टेनिस पोलो आता। कब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो ही, कितने, 7 ही उपधातु होते हैं। उपधातु कितने होते हैं, ये हम उपधातु बता रहे हैं। कौन सी धातु बता रहे हैं, उपधातु 7 ही होते हैं। उपधातु कितने होते हैं, 7। उपधातु, कौन सी धातु, उपधातु, कौन सी धातु, उपधातु। तो उपधातु कितने होते हैं, उपधातु 7 होते हैं। सीता बोले तो सीता से मतलब है SI, क्या होगा, SI मतलब सिलिकॉन। और गीता के मतलब है GE जर्मेनियम, और विनीता के मतलब है B, विनीता का मतलब क्या है, B मतलब ब्राउन, और सबको का मतलब है, सबको इसका मतलब है SB बोले तो आप एंटीमनी इसको बोलते हैं। अगर हम टेनिस बोले, क्या बोले, टेनिस, टेनिस का मतलब है TE टेलुरियम। कौन सा, टेलुरियम। यदि हम पोलो की बात कर ले तो PO मतलब पोलोडियम। अगर हम बात कर ले आता मतलब AS, क्या, आता से मतलब AS। तो ये रहा 7 के 7 उपधातु। कितने उपधातु होते हैं, तो 7 उपधातु होता है। हमने ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया ना। इस चैप्टर में अभी बहुत सारे चीज पढ़ना है, फिलहाल आज भर इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर, थैंक यू।